लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो आज का क्लास उसका दूसरी पार्ट है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले हम थोड़ा व्हाट इज द कैनल लेआउट सिस्टम। इरिगेशन कैनल जो लेआउट होता है वो कैसे लेआउट होता है, कौन सी कैसे कैसे इरिगेशन कैनल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेआउट कैसे करते हैं, उसका जस्ट एक बेसिक फिगर, बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो पहले हम कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में पहले क्या करते हैं, हम कोई भी रिवर के ऊपर हम बैरेज और ओआर और डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो डैम कंस्ट्रक्ट करके थोड़ा, अगर करने के डैम कंस्ट्रक्ट करूंगा तो वाटर यहाँ पर स्टोर होगा। अगर बैरेज और वायर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करूंगा तो थोड़ा वाटर डाइवर्ट होगा। ठीक है, वाटर को डाइवर्ट करते हैं। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दो, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी स्ट्रक्चर का अपस्ट्रीम पार्ट से, मान लो ये एक रिवर है, मान लो ये एक रिवर है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो रिवर के ऊपर यहाँ पर एक बैरेज और वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैरेज का अपस्ट्रीम एंड से हम कैनल कैनल लेआउट करेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम एंड से तो कैनल कंस्ट्रक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर हो, जनरली हम बैरेज और वायर का अपस्ट्रीम एंड से, अपस्ट्रीम पार्ट से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम यहाँ पे कैनल कंस्ट्रक्ट करेंगे और वहाँ पर एक रेगुलेटर लगाएंगे, जैसे कि वाटर, बहुत सारे गेट लगाएंगे यहाँ पे वाटर वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जिसे कहते हैं कैनल हेड रेगुलेटर। ठीक है, और उस कैनल को जो जो मेन पहले जो कंस्ट्रक्ट करता है उसे मेन कैनल कहते हैं। ठीक है, ये जो एकदम रिवर रिवर के साथ जो कनेक्टेड है उसे मेन कैनल कहते हैं। ठीक है, तो मेन कैनल यहाँ पर इस डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, उसके बाद आप मेन मेन कैनल से हम एक ब्रांच कैनल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, जनरली मेन कैनल में डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रांच कैनल में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो मेन कैनल से हम ब्रांच कैनल लेते हैं, जैसे कि हमारा एरिया कौन सी एरिया को इरीगेट करेंगे, और उसका एरिया, जिस एरिया को इरीगेशन एग्रीकल्चरल लैंड को इरीगेट करेंगे, उस एग्रीकल्चरल लैंड का नेचर के ऊपर, शेप ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करके ये मेन कैनल, ब्रांच कैनल, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि हम ये पूरा का पूरा जो वाटर है वो एग्रीकल्चर लैंड में इफिशियंटली हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम वाटर सप्लाई में बहुत सारी ब्रांच पाइप, मेन पाइप ऐसे लेआउट करते हैं ना, उसी हिसाब से कैनल में मेन कैनल, ब्रांच कैनल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल, माइनर कैनल, ठीक है, ये सारा कैनल कंस्ट्रक्ट करके हम वाटर को जल्द से जल्द एग्रीकल्चरल एक एरिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, जितने की जमीन है, उसमें जल्द से जल्द वाटर को भेजना है। ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट का मेन काम। तो उसके लिए पहले मेन कैनल से कर सकते हैं, उसके बाद ब्रांच कैनल आता है, ब्रांच कैनल में डिस्टेंस थोड़ा कम है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनल जिसमें डिस्टेंस उससे भी कम होता है, उसके बाद माइनर कैनल, उसके बाद आता है फील्ड चैनल, जिस कैनल से वाटर डायरेक्ट फील्ड में चला जाता है उसे कहते हैं फील्ड कैनल। ठीक है, तो जो कैनल एकदम रिवर के साथ कनेक्ट होता है उसे मेन कैनल कहते हैं, और जो कैनल फील्ड एकदम एग्रीकल्चरल फील्ड के साथ कनेक्ट होता है उसे कहते हैं फील्ड कोर्स और फील्ड चैनल भी कहते हैं। ठीक है, और फील्ड चैनल का जो हेड है जहाँ से फील्ड चैनल निकलते हैं उसे कहते हैं आउटलेट पॉइंट। ये जो इस पॉइंट को कहते हैं आउटलेट पॉइंट, इस पॉइंट तक वाटर को भेजने का काम ही इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद वाटर को यूज करते हैं कल्टीवेटर, फार्मर वगैरह अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर यहाँ पे, ये आउटलेट पॉइंट से वाटर को अपने अपने फील्ड में अपने अपने टाइम पे जब जब फार्मर को ऐसा लगना है कि आप पानी का जरूरत है, ठीक है, उसी हिसाब से आउटलेट पॉइंट से पानी भेजता है बाय फार्मर। सो एकदम मेन कैनल से, कैनल हेड रेगुलेटर से शुरू करके एकदम आउटलेट पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसके अंदर जो भी काम है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा। और आउटलेट पॉइंट से बाहर जो जाएगा, उससे आउटलेट पॉइंट से जो भी वाटर आएगा वो काम करता है किसानों का काम, फार्मर का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये लेआउट समझ में आया सबको? तो यस पहले जो सर। वायर क्या बताया था, फिर से बताइए, तो फिर से एक बार। बैरेज और ओयार वो क्या करते हैं, हाँ। कॉलेज वाटर को डाइवर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ी टाइम के लिए वाटर को डाइवर्ट करते हैं, आप स्टीम जो कैनल है, आप स्टीम जो कैनल है उसमें डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। तो
और यहाँ पर एक यहाँ पर मेन कैनल से एक यहाँ पर सील्ड एक्सक्लूडर कहते हैं इसे, ऊपर आप स्टीमेंट में सील एक्सक्लूडर और सील्ड यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके डाउनस्ट्रीम में भेज देते हैं, क्योंकि जो आप स्टीम यहाँ पे बहुत सारी सैंड सील रहता है नदी में। नदी का पानी तो देखा ही होगा, नदी का पानी भी बहुत क्ले पानी होता है, क्ले सैंड सील ये सब बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो अगर वो सब कैनल में आ जाए तो क्या है, कैनल का क्रॉस सेक्शन का क्या क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो कैनल में सैंड डिपोजिट हो रहा है, तो सैंड डिपोजिट हो रहा है, धीमे धीमे वो कैनल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कैनल का जो क्रॉस सेक्शन है वो छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें मेन कैनल से थोड़ा यहाँ पर एक बाईपास पाथ निकलते हैं, जिसमें से जो भी सील वगैरह सैंड वगैरह वो डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम एंड में भेज देते हैं। ठीक है, ये इंजीनियरिंग अरेंजमेंट है। सर क्या कहते हैं, रेगुलेटर किस चीज का होता है, कोई बैरियर टाइप में होता है सर, ये वॉल या कुछ ऐसा? हाँ, वो तो गेट टाइप होता है ना, गेट देखा नहीं जैसे पानी छोड़ता है, ठीक है, गेट गेट टाइप होता है। उसको अच्छा। रेगुलेटर हाँ मतलब सर। पानी को अपने हिसाब से पानी को भेजना है, ठीक है, ज्यादा डिस्चार्ज नहीं है। जब जितना पानी चाहिए, मान लो 1 क्यू में पानी चाहिए, 2 क्यू में पानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू जितना चाहिए उतना हिसाब से कंट्रोल बाल्ब के टाइप वन टाइप बाल्ब होते हैं, ठीक है, बाल्ब टाइप से होते हैं, जितना पानी चाहिए सर उतना फ्लड के सर फ्लड के टाइम इसका रोल काफी मेन रोल होता है तब तो, या तो इसका तो जब हर टाइम किसी। में मेन रोल होता है, हर टाइम में मेन रोल होता है, क्योंकि अगर जब पानी का जरूरत है तो भी पानी भेजना है कैनल में। क्योंकि पहले सर बात है, जब कैनल कैनल हम फ्लड को रोकने के लिए कैनल नहीं कंस्ट्रक्ट करते, कैनल कंस्ट्रक्ट करते हैं जनरली क्या, किसी लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन तो हर साल ही जरूरत होता है, जी सर। ठीक है। तो साल में हर टाइम ही जरूरत होता है इरिगेशन की, क्योंकि जो अगर बारिश के टाइम में नहीं होता, लेकिन फिर भी हर टाइम ही जरूरत होता है। तो इसीलिए हम जब भी वाटर जरूरत है, तब भी रेगुलेटर के हिसाब से हम, जब वाटर का जरूरत नहीं है तब कैनल में पानी भेज कर क्या करेंगे, पानी वेस्ट हो जाएगा, तो तब ये गेट बंद कर देते हैं, ठीक है। और जब पानी का जरूरत है तब ये गेट खोल देते हैं और पानी इधर आ जाता है, ठीक है। अभी एक ये वन क्वेश्चन टाइप। पूछना था हाँ बोलो। सर, इस चैप्टर से नहीं है सर, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था सर, जो इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज होता है उसका जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि वो होते मतलब क्लासीफाई होते हैं कि ये कंटेंट होना चाहिए, या फिर उसके लिए कोई भी वाटर आप यूज कर सकते हो? नहीं, पहले पहले बात है, वाटर को जो भी वाटर यूज करेंगे उसको हम टेस्ट करेंगे जो वो जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स के लिए हानिकारक है नहीं, नहीं, ठीक है। मान लो क्रॉप में सॉल्ट है, NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सब सॉल्ट रहेगा तो क्या करो, प्लांट के लिए हानिकारक है। प्लांट ये सॉल्ट जी सर। प्लांट को खराब कर देते, प्लांट को बहुत ही नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। वो जो भी पौधे वगैरह रहता है ना, पौधे को नष्ट कर देते हैं। तो जी इसीलिए सर। हम उसको पहले पहले कैनल में पानी भेजने से पहले वाटर टेस्ट करना जरूरी है, जो उसमें कोई हार्मफुल कंटेंट तो नहीं है। क्या क्या कंटेंट है सबको, अगर सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसमें से ढूंढना पड़ता है कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट ना रहे, ठीक है, क्योंकि जो कोई भी अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट रहेगा तो वो प्लांट के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए पहले इरिगेशन कैनल में भेजने पहले हम वाटर को टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। और सर कोई हार्मफुल वो कंटेंट मिलता है तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है, या जैसे कि उसको वो क्यों? उसको उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, बहुत सारी वाटर ट्रीटमेंट में तो तुम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर के लिए जैसे ट्रीटमेंट होता है ना, ऐसे इरिगेशन वाटर भी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर में क्या क्या ट्रीटमेंट पड़ा है, पता है कुछ, बोलो देखिए, डोमेस्टिक वाटर के ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। को तो सर डोमेस्टिक वाटर को सेडिमेंटेशन किया जाता है, उसके बाद कुछ केमिकल मिला के भी प्योरीफाई किया जाता है। उसको क्या कहते सबसे हैं, बेसिक तो उस केमिकल सबसे मिला के पहले जो, तो एक सुनो, ए- उस एक केमिकल मिला के, मेरे बात सुनो, केमिकल मिला के जो ट्रीटमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसका तो एक नाम है ना। फ्लक्चुएशन होता है, कोगुले हाँ हाँ हाँ। एक फ्लक्चुएशन होता है, कोगुलेशन फ्लक्चुएशन करके है, होता है। फ्लक्चुएशन नहीं, फ्लोकुलेशन, कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। हाँ कोगुलेशन सर, हाँ कोगुलेशन। कोआगुलेशन एंड पॉपुलेशन, नॉट कोआगुलेशन। उसमें दो काम है, हाँ सर। कोआगुलेंट होता है और पॉपुलेंट होता है, ठीक है, दो अलग टाइप है। हाँ सर। हाँ। प्रथम में हाँ सर। कोआगुलेंट मिलाते हैं, उसके बाद कोआगुलेंट में थोड़ा थोड़ा को ये करता है, रोटेशन करता है, रोटेट करके फ्लॉक फॉर्मेशन जी करता है, सर। ठीक है। फ्लॉक को उसके बाद जी जी। सेडिमेंटेशन होता है, उसमें 3 कंपोनेंट रहता है। पहले कोआगुलेशन जी। मिलाओ, उसके बाद फ्लॉक फॉर्म करो, उसके बाद सेटलमेंट करो, जिससे सेडिमेंटेशन होता है, तो ठीक है। तो सर ऐसा ऐसा कुछ प्लांट लगाया जाता होगा, जैसे कि कोई भी अगर नदी है उसका पानी अगर हमें लगता है हाँ कि उसमें हाँ कुछ हाँ 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 हाँ, उसके पानी प्लांट पीने के, बनाया जाता होगा? हाँ उसके प्लांट बनाना जरूरी है, क्योंकि पानी को ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट करा बगैर पानी को भेज दोगे तो पूरा का पूरा फसल नष्ट हो जाएगा। तुम तो इरिगेशन का पानी भेज रहे हो कि जैसे कि फसल अच्छा हो,
तुम्हारा पानी से फसल जी खराब हो सर। जाएगा, तुम उसको भेज का क्या फायदा। जी जी। तो इसीलिए हाँ पहले सर जी। भेजने पर अगर किसी भी नदी का पानी में किसी भी सोर्स का, नदी नहीं कोई अलग अलग भी सोर्स होता है, लेक भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी सोर्स का पानी को पहले इरिगेशन इरिगेशन में भेजने से पहले उसका क्वालिटी चेक करना जरूरी है। ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है, सर, ट्रीटमेंट भी किया नहीं जाता है। क्वालिटी चेक करो, क्वालिटी चेक करने के बाद उसको कोई अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट है उसको रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट करो, उसके बाद ही भेजो, ठीक है। लेकिन ओके इसमें क्या सर। होता है ओके। कि अगर इरिगेशन वाटर को, इरिगेशन तो बहुत सारे बहुत क्वांटिटी के वाटर जरूर होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जी इसमें सर। उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि उस सोर्स को तुम लो ही मत, कोई दूसरा सोर्स ढूंढो जिसमें जिसमें ओके सर। अच्छा क्वालिटी पानी पानी मिल जाए, मिले। ठीक है। ठीक है सर, ये क्लियर हो ऑप्शन गया है। सर। और किसी का कुछ डाउट। ये प्लान इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए ये टोटल जो लेआउट ऑफ कैनल सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक ऑल आर क्लियर, सो आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में जो मैंने बताया उसी उसी का ही वहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ है। तो इसमें और एक बात, मेन बात है, जब ये कैनल में पानी बहता है, ठीक है, पानी फ्लो होता है ना, उस टाइम में कुछ पानी लॉस होता है, ठीक है, जैसे कि जिसे जिसे ट्रांसमिशन और कन्वेंस लॉस कहते हैं। लॉस कैसे होता है, पहले पहले कैनल का जो पानी का जो अपर सरफेस है उसमें से थोड़ा पानी इवापोरेट हो सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा धूप धूप में जाएगा तो क्या होगा, तो ज़्यादा धूप के कारण पानी थोड़ा इवापोरेट हो जाएगा ऊपर से। और नीचे से क्या होता है, जो भी अगर कैनल बेड और कैनल साइड है, अगर आर्दन कैनल है तो थोड़ा पानी क्या होगा, पार्कुलेशन करके नीचे चला जाएगा, इसीलिए थोड़ा लॉस होता है, उसे कहते हैं कॉन्वेंस लॉस। सर कन्वेंट जोन एक बार फिर से बताना, कन्वेंसी जोन जो आप बता रहे थे। कॉन्वेंस लॉस, क्योंकि जब यहाँ पर कैनल में पानी पानी भेजेगा ना, कैनल में पानी जब बह रहेगा, ठीक है, जब एकदम क्या होता है, कैनल हेड रेगुलेटर से आउटलेट पॉइंट में पानी भेजने के लिए पानी को तो थोड़ा लॉन्ग पाथ ट्रैवल करना पड़ता है ना। तो ट्रैवल के जरिए जब पानी ट्रैवल करेगा, जब इरिगेशन कैनल के थ्रू पानी ट्रैवल करेगा, तब उस ट्रैवलिंग टाइम में थोड़ा पानी लॉस होगा। कैसे कैसे होगा, पहले पहले लॉस है इवापोरेशन, पानी का जी, जो सरफेस, एवेपोरेशन। इवापोरेशन लॉस, जी सर। टॉप सरफेस से थोड़ा पानी इवापोरेट, ज्यादा धूप के कारण क्या होगा, थोड़ा 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 पानी इवापोरेट होकर चला जाएगा। उसके बाद दूसरी लॉ, मेन लॉस है जो पार्कुलेशन, जो नीचे से जो कैनल का जो बेड है, चैनल का जो बेड है, उस बेड बेड अगर लाइन बेड है तो पक्का कंक्रीट का बेड है तो तब तो लॉस नहीं होगा। अगर आर्दन कैनल हो तो ज्यादा तो ज्यादा कैनल तो आर्दन कैनल होता है, तो आर्दन कैनल जी होगा तो सर। क्या होगा, पानी जमीन में चला जाएगा कुछ। हाँ, कुछ अलग जगह पे चला जाए, थोड़ा लॉस होगा, तो ये जो लॉस है इसे जी कॉन्वेंस लॉस सर। कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये है कैनल लेआउट सिस्टम में क्या पानी कैसे जाता है, क्या क्या होता है, ठीक है। ये है केयरलेस। आप देखते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर वेरियस प्लेस, ठीक है। तो हम तो ड्यूटी का डेफिनेशन तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्लीज बताओ, किसी को याद है ड्यूटी क्या बताया था मैंने। सर 1 हेक्टेयर, अगर किसी पानी को 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड एक हाँ, को चलाया जाता है तो कितना टाइम लगेगा उसको 1 हेक्टेयर को इरिगेट करने में, ये नहीं था। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे थे। वो तो मुझे पता है, इक्वेशन नहीं पूछ रहा मैं, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी, किसी का याद नहीं। आशीष राजन, 1 क्यूमेक वाटर क्या है, 1 क्यूमेक लिए क्या करूंगा मैं। टू हैव टू स्प्रेड इन 1 हेक्टर, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ठीक से बताओ। तुम एक काम करो, जिस दिन जो क्लास हो जाता है ना उस दिन उसी दिन थोड़ा देखा किया करो तो अच्छा होगा, क्योंकि
बाद में देखने के लिए रात लोगी तो बाद में एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन का क्लास उस दिन पूरा देख लोगी तो याद रह जाएगा। मैं बताता हूँ कि ड्यूटी इज द, अगर पूरा बेस पीरियड में कोई एक प्रोफेसर पूरा बेस पीरियड में कंटिन्यूअसली 1 क्यूमेक वाटर सप्लाई करेंगे तो वो उस पानी से हम कितना हेक्टर एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, उसे ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी ऑफ द वाटर कहते हैं। अब याद आया कुछ? जी सर। ओके। तो जैसे कि हम पहले तो डेफिनेशन क्या है, हम 1 क्यूमेक वाटर कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप। इस क्वांटिटी वाटर से हम कितने एरिया को इरिगेट करेंगे उसे ड्यूटी कहते हैं। तो ड्यूटी डिपेंड करेगा, ये जो 1 क्यूमेक वाटर सप्लाई करेंगे ये कहाँ से सप्लाई करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा ड्यूटी, ठीक है। पहले बात, हम अगर 1 क्यूमेक वाटर हम कैनल हेड रेगुलेटर से सप्लाई करेंगे तो उसका ड्यूटी अलग होगा। 1 क्यूमेक वाटर सप्लाई करेंगे अगर हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर जो कैनल है उसका हेड से अगर सप्लाई करेंगे तो उसका ड्यूटी अलग होगा। माइनर का हेड से सप्लाई करेंगे तो उसका ड्यूटी अलग होगा। ब्रांच कैनल का हेड से सप्लाई करेंगे तो उसका ड्यूटी अलग होगा। फील्ड चैनल का हेड से सप्लाई करेंगे तो उसका ड्यूटी अलग होगा। कोई बता सकते हैं क्यों ये सारा ड्यूटी अलग अलग होगा? कोई आइडिया किसी का? सर क्योंकि कन्वेंसिस जो लॉस आपने बताया वो हो जाएगा अगर हाँ, हम लॉस हो स्टार्ट जाएगा। से करते तो पहले बताओ, अगर मैं कैनल हेड से वाटर सप्लाई करूंगा उसका ड्यूटी ज्यादा होगा या आउटलेट से वाटर सप्लाई करूंगा उसका ड्यूटी ज्यादा होगा? हैं। आउटलेट से ज्यादा होगा सर, राइट। तो क्योंकि वहाँ लॉस कम होगा। लॉस कम होगा, राइट, एकदम राइट, ठीक है। तो पहले बात है तो ड्यूटी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी ये लगा है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द माइनर विल बी लेस देन द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। Duty at the head of the distributor will be less than the duty of the head of the minor. Duty at the head of the branch will be less than the duty of the head of the distributor. And duty at the head of the main canal will be less than the duty at the head of the branch canal. ठीक है। तो इसीलिए एकदम कैनल हेड रेगुलेटर मेन कैनल का जो हेड है उससे उसका ड्यूटी सबसे कम है और एकदम आउटलेट पॉइंट का ड्यूटी सबसे ज्यादा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना, थोड़ा मल्टीपल चॉइस में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। आप देखते हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इरिगेशन इंजीनियरिंग में, तो एक एक करके हम देखेंगे। व्हाट इज द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर? तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ठीक है। जो आउटलेट पॉइंट का डिस्चार्ज है, जो फील्ड चैनल है, फील्ड चैनल का जो हेड है जहाँ से फील्ड चैनल शुरू हुआ है, तो फील्ड चैनल का हेड का जो ड्यूटी है उसे कहते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन। उसके बाद आया फ्लो ड्यूटी। फ्लो ड्यूटी क्या है? इन डायरेक्ट इरिगेशन ड्यूटी इज एक्सप्रेसली हेक्टर पर क्यूमेक। ये जो ड्यूटी है, अगर ड्यूटी को अगर कोई किसी में दिया हुआ है ड्यूटी एक्सप्रेशन है हेक्टर पर क्यूमेक तो उसे फ्लो ड्यूटी कहते हैं। अगर कोई डैम कंस्ट्रक्ट करके वाटर सप्लाई करेंगे तो उसको स्टोरेज इरिगेशन कहते हैं। उसका जो ड्यूटी है उसे जनरली एक्सप्रेस करते हैं हेक्टर पर मिलियन मीटर क्यूब, जो पिछले दिन मैंने बताया था। तो उस टाइप को जो इरिगेशन उसका जो ड्यूटी है उसे कहते हैं क्वांटिटी ड्यूटी, ठीक है। तो फ्लो ड्यूटी, क्वांटिटी ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं खरीफ रोबी रेशियो। खरीफ रोबी रेशियो कुछ नहीं है, द एरिया टू बी इरिगेटेड इन रोबी क्रॉप इज जनरली मोर देन द खरीफ क्रॉप। द रेशियो ऑफ प्रपोज्ड एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ क्रॉप टू रोबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में कितना एरिया इरिगेट हुआ है और रोबी क्रॉप में कितना एरिया इरिगेट है, उसका जो रेशियो है उसे कहते हैं खरीफ रोबी रेशियो। ये जनरली 1:2 होता है। खरीफ में इरिगेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है और रोबी में बहुत सारी लगभग सारा का सारा एरिया को इरिगेट करना जरूरी होता है। तो रोबी सीजन में जनरली एरिया इरिगेशन ज़्यादा होता है और खरीफ सीजन में एरिया इरिगेशन कम होता है, तो इसलिए जनरली 1:2 जनरली होता है। क्लियर? सर फ्लो ड्यूटी एक बार फिर से बताना। फ्लो ड्यूटी डायरेक्ट इरिगेशन में जो ड्यूटी होता है उसे फ्लो ड्यूटी कहते हैं, जिसे जनरली एक्सप्रेस करते हैं हेक्टर पर क्यूमेक, ठीक है, उसे फ्लो ड्यूटी कहते हैं। जो ड्यूटी मैंने बताया था 1 क्यूमेक वाटर कंटिन्यूअसली सप्लाई करके
जितने एरिया को इरिगेट कर सकते हैं उसे कहते हैं फ्लो ड्यूटी। ठीक है, तो ओके सर। ओके, आप देखते हैं पेलियो इरिगेशन। ठीक है, तो पेलियो इरिगेशन क्या है, कोई कोई टाइम तो जमीन बहुत ही हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो तब क्या होता है, जो भी क्रॉप्स है उसको बयाने से पहले, उसको जमीन में लगाने से पहले मिट्टी को थोड़ा पानी पानी डालकर गीला करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे उस जो इरिगेशन है उसे कहते हैं पेलियो इरिगेशन। ठीक है, तो क्या होता है, समटाइम द इनिशियल स्टेज बिफोर द क्रॉप इज सोन द लैंड इज वेरी ड्राई टू प्लाउ। कभी कभी टाइम में क्या होता है, जैसे ये मैंने जनरली होता है रबी रबी सीजन का क्रॉप जब लगाना होता है ना, तो भी गेहूं वगैरह सरसों गेहूं ये सब लगाने से पहले जमीन क्या होता है, जमीन बहुत ही हार्ड ड्राई हो जाता है, तो बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो उसको थोड़ा सॉफ्ट करना जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ा पानी डाल देते हैं, इरीगेशन वाटर पानी डाल देते हैं, तो उससे उस जो इरीगेशन है उसे कहते हैं पेलियो इरीगेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पेलियो इरीगेशन। उसके बाद है कॉर वाटरिंग। कॉर वाटरिंग क्या होता है, द फर्स्ट वाटरिंग व्हिच इज गिवन टू ए क्रॉप्स व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई इज कॉल्ड कॉर वाटरिंग। ठीक है, जब जो कोई भी क्रॉप्स कोई भी क्रॉप में अगर इरिगेशन सिस्टम चालू है तो उसको जो पहले जो वाटरिंग है, पहले जो पानी भेजना पड़ता है जनरली उसका डेप्थ ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो जो वाटरिंग है उससे उसका नाम है कॉर वाटरिंग। ठीक है, तो कॉर वाटरिंग जनरली, और उसका जो डेप्थ है उसे ऑप्टिमम डेप्थ कहते हैं, जितना डेप्थ ऑफ वाटर कॉर वाटरिंग में जितना वाटर डेप्थ सप्लाई करते हैं उसे कहते हैं कॉर डेप्थ और ऑप्टिमम डेप्थ। तो ऑप्टिमम डेप्थ जनरली राइस के लिए 19 सेंटीमीटर होता है और व्हीट के लिए जनरली 13.5 सेंटीमीटर के आसपास। और कॉर पीरियड कहता है, कॉर पीरियड कहता है जो कॉर वाटरिंग होता है ना, वो एक लिमिटेड विद इन ए लिमिटेड पीरियड के अंदर ही देना पड़ता है कोई भी प्लांट को। ठीक है, तो उससे उस जो लिमिटेड पीरियड है उसे कहते हैं कॉर पीरियड। तो कॉर पीरियड के विद इन द कॉर पीरियड कॉर वाटरिंग देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये जो कॉर पीरियड होता है ये जनरली वेरी होता है 2 to 4 वीक्स तक, ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। तो ये कॉर वाटरिंग, कॉर डेप्थ और पेलियो इरिगेशन। उसके बाद है कैश क्रॉप। व्हाट इज द कैश क्रॉप, द कैश क्रॉप में भी डिफाइन द क्रॉप्स व्हिच हैज टू बी एनकेज्ड इन द मार्केट फॉर प्रोसेसिंग एंड एज इट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर। कैश क्रॉप होते हैं ऐसे क्रॉप जो डायरेक्टली तुम जमीन से अपने खा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि होता है जूट होता है, टी होता है, टोबाको, कॉटन, ये पहले क्या करता है, पहले मार्केट में भेजना करता है प्रोसेसिंग के लिए, उसके बाद वो प्रोसेस होकर आएगा तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब खा मतलब यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उसे कहते हैं वो जो भी क्रॉप जितने भी क्रॉप इसके अंदर आता है उसे कहते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, तो आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन होता है एक जमीन में हर साल एक ही क्रॉप लगाने से क्या होता है, एक ही क्रॉप अगेन एंड अगेन, एक ही जमीन में हर साल एक ही क्रॉप लगाएंगे तो क्या होता है, उस जमीन का फर्टिलिटी थोड़ा घट जाता है। फर्टिलिटी घटता है इसीलिए क्या होता है, हर साल अगर एक ही क्रॉप लगाओगे तो उस सॉइल के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट रहता है वो एक ही टाइप का इंग्रेडिएंट वो यूज होता है, तो एक ही टाइप का इंग्रेडिएंट अगर ज्यादा यूज होगा तो उस इंग्रेडिएंट का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और उसके लिए क्या होता है, क्रॉप का सॉइल का फर्टिलिटी घट जाता है। अगर हम क्या करेंगे, एक हर साल अलग अलग क्रॉप्स एक ही जमीन पे लगाएंगे तो क्या होता है, वो जमीन का जो भी सॉइल का फर्टिलिटी बरकरार रहते हैं, फर्टिलिटी ज्यादा घटेगा नहीं, क्योंकि ये होता है अगर अलग अलग टाइप का क्रॉप्स लगाएंगे तो क्या होता है, अलग अलग जो फूड है, अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग फूड होता है, तो अलग अलग फूड मिट्टी से वो अलग अलग टाइप का फूड वो विड्रॉ करते हैं, तब क्या करते हैं, जमीन का जो ओवरऑल फर्टिलिटी होता है वो सेम ही रहता है, ज्यादा घटते नहीं है। ये जो प्रोसेस है, एक ही जमीन पे अलग अलग हर साल अलग अलग फसल लगाना, ये जो प्रोसेस है इसके कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्लियर हुआ क्रॉप रोटेशन? जी सर। ओके, तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, मान लो एक जमीन में ये इसी टाइप का क्रॉप रोटेशन हम यूज कर सकते हैं।
तो क्रॉप रोटेशन का बहुत सारे फायदे हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस द डिजीजेस एंड वेस्टेज ऑफ ड्यू टू इंसेक्ट, क्योंकि फसल में बहुत सारी इंसेक्ट, ठीक है, बहुत सारी डिजीज आ जाता है। तो अगर अगर हम क्रॉप रोटेशन में अगर हम लगाएंगे तो ये जो डिजीज वगैरह है, बहुत सारी इंसेक्ट है, ये रिड्यूस हो जाता है और ओवरऑल क्रॉप यील्ड ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लो एक ही जमीन पे एक साल व्हीट लगाया है, उससे दूसरे साल हम ज्वार लगाएंगे, उससे तीसरे साल हम ग्राम लगाएंगे, इसे करके फिर चौथे साल हम व्हीट लगाएंगे, उसके बाद ज्वार लगाएंगे, उसके बाद ग्राम लगाएंगे, ऐसे करके हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मैंने पहले क्लास में ही बोला था। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में क्या है, अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें क्रॉप यील्ड वर्सेस वाटर डेप्थ, तब क्या एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब क्या करेंगे हम, अगर वाटर डेप्थ अगर इंक्रीज करते रहे, वाटर डेप्थ इंक्रीज कर, जब वाटर डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसी टाइप का ग्राफ हो जाता है, ग्राफ आ जाता है। जब वाटर ज़्यादा वाटर हम यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा ऐसे करते करते एक वाटर डेप्थ आएगा जिसमें क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। उसके बाद हम अगर वाटर यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हम वाटर यूज़ करेंगे तो अब क्या होता है, प्रॉफिट घटने लगेंगे, क्रॉप रिड्यूस हो जाएगा, क्रॉप विल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो जिस क्वांटिटी ऑफ वाटर और जिस डेप्थ ऑफ वाटर से, जिस जो वाटर सप्लाई करने से प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, और ऑप्टिमम, और उसी इरिगेशन को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन कहते हैं। क्लियर, ऑप्टिमम, व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर? यस सर। हेलो सर, हाँ बोलो। जैसे हमारा जो होता है ये आटा होता है, जैसे गेहूं का पिसा होता है वेट का, तो ये मैदा किसका पिसा होता है? क्या क्या? जाओ जैसे जाओ। जो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पता नहीं। क्या बोलते हैं सर? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं समझ में नहीं आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जो आटा होता है ना, हाँ तो वो वेट का पिसा हुआ होता है ना गेहूं का। हाँ, गेहूँ का होता है। हाँ, तो ये मैदा किस चीज का पिसा होता है, जो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो कुछ भी पूछ रहा है ओ भाई। गूगल करो वो तुम, इरिगेशन पढ़े यार तो। ठीक है, तो वो तुम देख लेना। चलो सर देख लो, नहीं तो ओके सर। अब आते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, व्हाट इज ओवरलैप अलाउंस? व्हेन ए क्रॉप, एक्चुअली क्रॉप सीजन होता है, तो कोई कोई क्रॉप्स क्या होता है, अपने सीजन सीजन में वो कंप्लीट, पूरा बेस ईयर कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या है, दूसरे क्रॉप सीजन में वो थोड़ा टाइम इरिगेशन वाटर लेते हैं। ठीक है, तो उस जो दूसरी क्रॉप सीजन में थोड़ा वाटर लेते हैं, तो उस जो टाइमिंग है उससे कहते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, तो व्हेन ए क्रॉप रिक्वायर वाटर फॉर इट्स क्रॉप सीजन, वो अपने क्रॉप सीजन में तो वाटर लेते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट जो क्रॉप सीजन होता है उसमें भी थोड़ा एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप सीजन थोड़ा वाटर उसको जरूरत होता है। तो वो जो उसके लिए क्या होता है, जब इरिगेशन डिजाइन करेंगे उसमें अलाउंस देना पड़ता है, क्योंकि अगर उस ओवरलैप होगा तो वो वाटर का डिफिशियंसी हो जाएगा। तो उस जो अलाउंस है उसे कहते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, कोई 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 क्रॉप ऐसा हो सकता है, तो जो आपने मान लो आपने बेस की और 3 महीने है, तो वो क्या कहते हैं, 3 महीने में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, वो क्या कहता है 4 महीने ले लेता है कभी कभी। ठीक है, तो 4 महीने में जो एक्स्ट्रा जो 1 महीना है, तो 1 महीने का वाटर तो उसका, अगर हम कंसिडर करेंगे क्रॉप सीजन, तो 1 महीने का वाटर तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब डिजाइन करेंगे तो ये जो 1 महीना एक्स्ट्रा वो वाटर ले रहा है, उसके लिए वाटर, उसके लिए हम इरिगेशन वाटर को, जो इरिगेशन कैनल जब हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा वाटर उस क्रॉप सीजन में आ रहा है वो हम कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करके वो एक्स्ट्रा वाटर उस टाइम के लिए, उस टाइम में उस एक्स्ट्रा वाटर हम भेजना पड़ता है। ठीक है,
तो इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा वाटर हम भेजेंगे एक्स्ट्रा टाइम के लिए उसे कहते हैं ओवरलैप अलाउंस। ठीक है, ये ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली जनरली क्या होता है, एक एक क्रॉप सीजन खत्म होता है, दूसरी क्रॉप सीजन शुरू होता है। तो कई क्रॉप कोई कोई क्रॉप क्या होता है, अपने क्रॉप सीजन में तो पूरा पूरा का पूरा जो पानी लेता है, उसके बाद वो दूसरी क्रॉप सीजन में आकर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि आपने उस क्रॉप सीजन में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम अलग से अलाउंस देना पड़ता है इरिगेशन वाटर में। ठीक है, तो वो जो अलाउंस है उसे कहते हैं ओवरलैप अलाउंस। क्लियर, ओवरलैप अलाउंस। क्या बात, किसी को क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, डाउट है इसमें। ओवरलैप अलाउंस क्या होता है, कभी कभी मान लो एक 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 फसल, मान लो एक फसल का बेस पीरियड है और क्रॉप पीरियड है 3 महीने। ठीक है, 3 महीने। तो 3 महीने में क्या होता है, वो 3 महीने जब 3 महीने के लिए उस क्रॉप सीजन में तो एक एक टाइप, हर एक क्रॉप सीजन का अलग अलग डिस्चार्ज होता है। हम जब वाटर भेजेंगे ना, वाटर जो कैलकुलेट करता है, हम बाय डिस्चार्ज हम वाटर को कैलकुलेट करते हैं। इरिगेशन केंद्र में जब वाटर भेजते हैं तो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज कितना है। तो हर एक क्रॉप सीजन अलग अलग डिस्चार्ज होता है। मान लो रोबी क्रॉप में 3 क्यूमेक वाटर हम सप्लाई करेंगे, खरीफ क्रॉप में 2 क्यूमेक वाटर सप्लाई करेंगे, ऐसे करके क्यूमेक हम हिसाब करते हैं। तो क्या कोई कोई क्रॉप क्या क्या करते हैं, आपने अपने अपने क्रॉप सीजन में, मान लो रोबी क्रॉप, अपने रोबी रोबी सीजन में तो वाटर ले रहा है, 3 क्यूमेक हिसाब से वाटर सप्लाई कर रहा है तो हो जाए। तो वो क्या कभी कभी ऐसा होता है, ये जो रोबी क्रॉप है वो खरीफ सीजन में थोड़ा आ जाता है, वो पूरा अपना बेस पीरियड उस क्रॉप सीजन का जो टाइमिंग है उस टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाते। ठीक है, तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड कर लेता है, क्योंकि कोई कोई क्रॉप हो सकता है। तो मान लो 1 महीना एक्सटेंड हो गया, तो उस 1 महीने दूसरी सीजन में वो 1 महीना एक्स्ट्रा वाटर ले रहा है, क्योंकि जब हम उस दूसरी सीजन का हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो क्रॉप 1 महीना एक्स्ट्रा वाटर ले रहा है, उसका जो डिस्चार्ज है वो भी हम दूसरी सीजन में डिस्चार्ज के ऐड कर देंगे। मान लो रूबी क्रॉप खरीफ सीजन में आ रहा है, तो रूबी क्रॉप में क्या उस क्रॉप के लिए मान लो 1 क्यूमेक वाटर है, और खरीफ सीजन का जो डिस्चार्ज है वो 2 क्यूमेक है, तो हम वाटर सप्लाई करेंगे टोटल 2+1, 3 क्यूमेक वाटर सप्लाई करेंगे कैनल से। जैसे करके ये जो रोबी क्रॉप्स है वो अपना वाटर पूरा ले सकते हैं। ये जो हम अलाउंस डिजाइन के अंदर जो अलाउंस, ये जो अलाउंस लेते हैं, ये जो 1 क्यूमेक वाटर हम एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहा है, इसे कहते हैं ओवरलैप अलाउंस। सर कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट सीजन में के लिए पहले से ही पानी भेज दिया जाता है पहले टोस में, नहीं, कैनल में। उसी टाइम पानी हाँ सर, भेजेंगे। उसी टाइम मतलब जस्ट हम कैलकुलेट करके रखते हैं, ये जो अगर मान लो ये एक महीने एक्स्ट्रा वाटर ले रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो यार हम कैनल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कैनल का कैपेसिटी 3 क्यूमेक है, तो उसको हम 4 क्यूमेक वाटर कैसे सप्लाई करेंगे? तो जब हम कैनल का कैपेसिटी हम डिटरमिन करेंगे, तब ये ओवरलैप अलाउंस हम देखना पड़ता है। इसीलिए हम जब भी कोई कैनल हम डिजाइन करेंगे, तो पूरा का पूरा सर्वे करना पड़ता है, जो कौन सी क्रॉप ओवरलैप में आ रहा है। रोबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जो अलग अलग टाइप का क्रॉप होगा, तो कौन सी क्रॉप रोबी में भी पानी लेता है, खरीफ में भी पानी लेता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करके वो उसके बाद हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है। जी सर, हो गया क्लियर अब। ठीक है, जस्ट ये ओवरलैप मतलब दोनों सीजन में पानी लेता है, रोबी में भी पानी लेगा, खरीफ में भी पानी। एक प्रॉब्लम करेंगे तब भी वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है ग्रॉस कमांडेड एरिया, जीसीए कहते हैं जनरली। जीसीए क्या है? जीसी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो एरिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट का टोटल जो एरिया होता है उसे कहते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, पॉन्ड, रेसिडेंशियल एरिया, रोड, फॉरेस्ट, तो सब कुछ आ जाता है। कल्टिवेबल अनकल्टिवेबल एरिया, पूरा का पूरा एरिया मिला के जो होता है उसे कहते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया। उसके बाद कल्चरेबल कमांडेड एरिया, तो जो जो एरिया में कल्टिवेशन हो सकता है, चाष हो सकता है, उस एरिया को कहते हैं कल्टिवेबल एरिया। तो जिसमें पूरा जीसी, अगर कल्टिवेबल एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरा ग्रॉस कमांडेड जो एरिया है उससे हम पॉन्ड, रोड्स, रिजर्व, फॉरेस्ट, रेसिडेंशियल, ये सब सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हम क्या कल्टिवेबल कमांडेड एरिया मिल जाएगा हमें। तो ये जनरली 80% ऑफ जीसीए होता है, क्योंकि कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर
तो रेसिडेंशियल एरिया भी होता है, रोड होता है, तो ये सब इसमें रेसिडेंशियल या रोड में तो चाष नहीं कर सकते। जो जो एरिया में चाष कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, उसी एरिया को कल्टीवेबल कमांडेबल एरिया, कल्टीवेबल कमांडेड एरिया। क्लियर? व्हाट इज ग्रॉस कमांडेड एरिया और कल्टीवेबल कमांडेड एरिया? ये वर्ड ध्यान में रखना, कल्टीवेबल। ठीक है, कल्टीवेबल मतलब उसमें चाष हो सकता है, चाष कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है, चाष हो सकता है, चाष के लिए योग्य है। ठीक है, चाष हो रहे हैं नहीं हो रहा है वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसमें चाष हो सकता है, इसका मतलब है कल्टीवेबल का मतलब ये है, ये ध्यान में रखना, दोनों कन्फ्यूज मत करना। ठीक है, उसके बाद सीसीए का जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है, कल्टीवेबल कमांडेड एरिया है, उसका दो पार्ट है। एक होता है कल्टीवेटेड पोर्शन, ये मैंने बताया कल्टीवेबल कल्टीवेटेड पोर्शन, कल्चरेबल कल्टीवेटेड पोर्शन मतलब जो जमीन जो एरिया कल्टीवेबल मतलब उसमें चाष हो सकता है एवं चाष हो रहा है, उसे कहते हैं कल्टीवेटेड पोर्शन। और जो क्या कहा सर आपने, क्या हो सकता है? एक ये जो पहले बात है जीसीए और सीसीए समझ में आया कि नहीं? ग्रॉस कमांडेड एरिया और कल्चरेबल कमांडेड एरिया समझ में आया? यस सर ठीक। हाँ, तो कल्चरेबल जो कमांडेड एरिया है, तो पहले है ग्रॉस कमांड, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ग्रॉस कमांडेड एरिया और कल्चरेबल कमांड। ग्रॉस कमांडेड एरिया होता है एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर में जितना एरिया आता है, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल एरिया, पॉन्ड, रोड, फॉरेस्ट, ये सब को मिला के जो भी एरिया होता है उसे कहते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया। और कल्टीवेबल कमांडेड एरिया मतलब टोटल जिस इस एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जितना एरिया में चाष हो सकता है, कल्टीवेबल, चाष के जो भी एरिया है उसे कहते हैं कल्टीवेबल कमांडेड एरिया। तो ये सीसीए जनरली 80% 80 to 85% ऑफ जीसीए होता है। ठीक है, आप सीसीए का जो कल्टीवेबल कमांडेड एरिया है उसका दो पोर्शन है, एक है कल्टीवेबल कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ सीसीए और कल्टीवेबल बट नॉट कल्टीवेटेड पोर्शन ऑफ सीसीए। एक होता है जिसमें चाष हो सकता है एवं चाष हो रहा है, और दूसरी है जिसमें चाष हो सकता है लेकिन चाष नहीं कर रहा है। ये दो पोर्शन है, दो पोर्शन है सीसीए। क्लियर? ओके, आप देखते हैं तीसरा और एक डेफिनेशन है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है? हम कोई भी एक क्रॉप सीजन में, एक होता है दो टाइप के इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, एक होता है सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन और एक होता है एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है क्या होता है, इज द रेशियो बिटवीन द एरिया टू बी इरिगेटेड इन ए क्रॉप सीजन। एक क्रॉप सीजन में कितने इरिगेशन हो रहा है डिवाइडेड बाय नेट सीसीए। ठीक है, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर जितना कल्टीवेबल पोर्शन एरिया होता है और जो जितना एरिया एक क्रॉप सीजन में इरिगेट हो रहा है, दोनों का जो रेशियो है उसे कहता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन और सीजनल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ये जनरली लेस देन 1 है। ठीक है, और एक होता है एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ग्रॉस एरिया इरिगेटेड इन 1 ईयर, एक साल में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है डिवाइडेड बाय नेट सीसीए। मतलब नेट सीसीए मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कितना एरिया है, कल्टीवेबल एरिया है। ठीक है, ये जो ग्रॉस एरिया इरिगेटेड, ग्रॉस एरिया निकलने का तरीका है इक्वल टू होता है टोटल एरिया इरिगेटेड वंस इन ए ईयर प्लस एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस इन ए ईयर। ठीक है, एक साल कोई जमीन में 2-3 फसल हो सकते हैं, अगर 2-3 बार उसमें इरिगेशन होएगा तो उसके लिए अलग से अलाउंस, पहले तो एक बार वो हर साल एक बार इरिगेशन हो रहा है, टोटल एरिया इरिगेटेड वंस इन ईयर प्लस एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस इन ईयर। अगर एक जमीन में 2 बार हम इरिगेशन करेंगे एक साल में तो उसके लिए उसको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एनुअल इंटेंसिटी वेरिएशन जनरली ग्रेटर देन 100% हो सकते हैं। क्लियर? ये दोनों समझ में है, इंटेंसिटी वेरिएशन और एनुअल इंटेंसिटी वेरिएशन।
ये कोई तो कुछ बोलो। अब एक प्रॉब्लम करना है। The intensity of irrigation is 27.6% for Kharif season and 34% for 34.4% for Rabi season of a canal irrigation system. Find out the annual intensity of irrigation of the irrigation system. ये मैथ करके मुझे आंसर बता। थर्टी 31% सर। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी सीजन 34, खरीफ सीजन है 62%। दोनों जस्ट कुछ नहीं करना, दोनों को शाम कर देना, ऐड कर देना, बस मिल सर जाएगा। मैंने दोनों का एवरेज निकाल दिया। एवरेज की होगा। मैं तुम तो डेफिनेशन ही समझ में नहीं आया। डेफिनेशन में देखो ना, एनुअल इंटेंसिटी निकलने के लिए कहा है, तो एनुअल इंटेंसिटी क्या है? समेशन ऑफ ऑल क्रॉप सीजन, एक दोनों का समेशन, दोनों का एनुअल समेशन, इंटेंसिटी। बस ठीक है। दोनों तीनों जितना क्रॉप सीजन होगा सबका समेशन हो जाएगा, ठीक है। अब होता है इंटेंसिव इरिगेशन और एक्सटेंसिव इरिगेशन, ठीक है। एक्सटेंसिव इरिगेशन में वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। एक्सटेंसिव इरिगेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा जो कमांडेड एरिया होता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया होता है, उस पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट नहीं करता। एक मान लो एक साल एक एक पोर्शन को इरिगेट कर रहा है, तो मान लो एक साल ये एक दो तीन, ये तीन पोर्शन को इरिगेट कर रहा है और चौथी खाली छोड़ दी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्रॉप सीजन में एक दो, एक चार दो ये एरिया इरिगेट किया और तीन खाली छोड़ दिया। ऐसे करके जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसे कहता है एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये इसका बहुत सारा फायदा है, इसमें वाटर डिफिशिएंसी कम होता है, वाटर लॉगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड ऑफ इरिगेशन है एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। और इंटेंसिव इरिगेशन क्या होता है, एक सीजन में पूरा का पूरा जो एरिया है उसको पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा वाटर का जरूरत होता है, तो ये वाटर लॉगिंग का एक प्रॉब्लम रह जाता है। तो इसमें क्या है, तो ये है इंटेंसिव इरिगेशन और एक्सटेंसिव इरिगेशन। सर मतलब एक एरिया को अगर नहीं करेगा तो फिर वहां पे वाटर की नीड कैसे कंप्लीट होगी? उसमें चार्ज नहीं होगा ना उस टाइम पे, उस क्रॉप सीजन में, दूसरी क्रॉप सीजन में चार्ज करेंगे। तो सर वो फील्ड खाली होगा उस टाइम। खाली खाली है, खाली छोड़ देंगे। ओके सर। तो ये खाली छोड़ने से क्या होता है, पहले तो है कि वाटर का जो डेफिशिएंसी है वो मिट जाता है। और दूसरी क्या है, दूसरी है वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम है, तो पूरा का पूरा एरिया को हम अगर वाटर सप्लाई करेंगे तो वाटर तो पार्कुलेट करके ग्राउंड वाटर मिसेगा, तो ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा ऊपर आ जाएगा और वाटर लॉगिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सटेंसिव इरिगेशन में ऐसे सर्कुलेट करके रोटेशन में क्रॉप सीजन वन सीजन टू अनदर सीजन रोटेशन में हम इरिगेट करते हैं। और इंटेंसिव के क्या होता है, वो रोटेशन कुछ नहीं, पूरा का पूरा एरिया को इरिगेट कर देते हैं, जैसे कि फ्लड टाइप ऑफ इरिगेशन हो जाता है। ओके सर। और एक है और एक डेफिनेशन है एरिया टू बी इरिगेटेड। जो हम डेफिनेशन में एक टर्म था जो एरिया टू बी इरिगेटेड। व्हाट इज द एरिया टू बी इरिगेटेड? एरिया टू बी इरिगेटेड इज नथिंग बट द एरिया प्रोपोज टू बी इरिगेटेड इन एनी वन ऑफ द क्रॉप सीजन। कोई क्रॉप सीजन में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है उसे कहते हैं एरिया टू बी इरिगेटेड। और नेट एरिया क्या है, द एरिया व्हिच इज इरिगेटेड वंस इन ए ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड द नेट एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, ठीक है। एक साल में एक बार इरिगेशन होता है, ऐसे जो जितना एरिया है उसे कहते हैं नेट एरिया इरिगेशन।
तो नेट एरिया और ग्रॉस एरिया इरिगेशन, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया और नेट इरिगेटेड एरिया दोनों को हम इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या होता है, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया इन गिवन ईयर इक्वल टू नेट इरिगेटेड एरिया प्लस एरिया इरिगेटेड मोर देन वन ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है, नेट एरिया में एक बार आ जाएगा और एक बार जो जिस एरिया एक बार इरिगेट हो गया वो नेट एरिया में आ जाता है, और एक से ज्यादा बार इरिगेशन हो रहा है एक साल में तो वो अलग से ऐड करना पड़ता है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम ग्रॉस एरिया टू भी इरिगेशन मिल जाएगा। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन नेट इरिगेटेड एरिया और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान में रखें। उसके बाद टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ डेज द कैनल हैज एक्चुअली रन टू द नंबर ऑफ डेज द कैनल हैज सपोज टू बी रन। ठीक है, तो क्या होता है, कैनल को जो कैनल जो रन होता है, कैनल जो चलता है तो बेस पीरियड में पूरे सारा हर दिन तो कैनल नहीं चलते, तो जितना दिन कैनल चलते हैं और डिवाइडेड बाय अगर बेस पीरियड करेंगे जितना चलना चाहिए। एक्चुअली थियोरेटिकली क्या है, पूरा का पूरा एक क्रॉप का पूरा बेस पीरियड में हर दिन कैनल में पानी रहना चाहिए, पानी चलना चाहिए। तो क्या ऐसे नहीं होता एक्चुअल में, एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे नहीं होता। क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो कैनल में पानी छोड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए द नंबर ऑफ डेज द कैनल हैज एक्चुअली रन, प्रैक्टिकली जो जितना दिन कैनल रन कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनल सपोज टू बी रन, दैट इज नथिंग बट बेस पीरियड। ये इसी को कहते हैं टाइम फैक्टर। क्लियर। उसके बाद है कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, द कैपेसिटी फैक्टर फॉर ए कैनल इज द रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई डिस्चार्ज इन ए कैनल ड्यूरिंग ए पीरियड टू द डिजाइन डिस्चार्ज। अब क्या होता है, कैनल को जब डिस्चार्ज करेंगे उसका कैनल में जब पानी छोड़ेंगे उसका एक डिजाइन कैपेसिटी होता है, और एक होता है एक्चुअल जो जितना कितना पानी हम छोड़ रहे हैं। तो दोनों का जो रेशियो है, एक्चुअल कितना पानी हम जा रहा है और डिवाइड बाय डिजाइन कैपेसिटी, जितना पानी जाने के लिए हम डिजाइन किया है कैनल को, वो जो रेशियो है उसे कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, ये जो सारा का सारा जो डेफिनेशन मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके सर। उसके बाद और एक है फुल सप्लाई कोएफिशिएंट। ठीक है, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द इज द डिजाइन ड्यूटी एट द हेड ऑफ द कैनल। कैनल मेन कैनल का जो हेड में जो होता है उसका जो ड्यूटी है उसे कहते हैं फुल सप्लाई कोएफिशिएंट। ठीक है, दैट नथिंग बट एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। ये दो अलग है। पहले कैनल हेड का डिस्चार्ज की कहते हैं फुल सप्लाई कोएफिशिएंट, और आउटलेट का डिस्चार्ज कहते हैं आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ये दोनों बात ध्यान में रखना। आउटलेट, व्हाट इज द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर एंड व्हाट इज द फुल सप्लाई कोएफिशिएंट। फुल सप्लाई कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द मेन कैनल, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इज नथिंग बट द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फीड चैनल। और 2-3 प्रॉब्लम करना जरूरी है तो समझ में आ जाएगा कि आज प्रॉब्लम करोगे या नेक्स्ट क्लास में करोगे।